सचिन जिंगिया जी को आमंत्रित करूंगा। सचिन जिंगिया जी सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सभी साथियों का धन्यवाद। पहले तो मैं सबसे पहले सत्य सौदा के स्टडी सर्कल का धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने मुझे समझा कि मैं पेरियार साहब पे बोल सकूं, क्योंकि पेरियार साहब पे बोलने में लोग सब कतराते हैं, क्योंकि उनको अपना राजनीतिक और सामाजिक डर होता है, जहाँ वो समाज में जी रहे होते हैं। क्योंकि वो मात्र एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने हमेशा विपरीत धारा में काम किया। तो मैं ये समझता हूँ कि उन पर बोलना बड़ा कठिन होता है। तो इसी के साथ मेरा जो स्पोक पर्सन है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और जितने भी श्रोतागण उनका धन्यवाद करता हूँ। तो सबसे पहले जो बात आती है कि पेरियार, हमें ये भी जानना चाहिए कि पेरियार का नाम पेरियार कैसे पड़ा। जब वो मंगलसूत्र का जो आप बता रहे थे कि वो विरोध कर रहे थे, उसी में एक आंदोलन हुआ था और उस महिला स्पेशल महिला थी वहां पर, और उसी आंदोलन में या उसी सभा में उनका नाम पेरियार पड़ा। तो ये भी जान लेना चाहिए कि जो स्त्री मुक्ति की जो हम बात करते हैं और जितने भी हम रिचुअल्स में फंसे हुए हैं, उन रिचुअल्स का प्रभाव हमारे जीवन पे क्या होता है, मुझे तो लगता नहीं कि उससे हमारा कोई सामाजिक जीवन पे कोई प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम फॉलो कर रहे हैं सिर्फ एक सामाजिक दबाव से, धार्मिक दबाव से। इसी डर को खत्म करने के लिए पेरियार साहब ने काम किया। तो आज जो हमारा विषय है कि धर्म, स्त्री मुक्ति और राजनीति। तो सबसे पहले मैं राजनीति पे बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप अगर देखते होंगे, मैं तमिलनाडु में स्पेशल में मैंने विजिट किया है, वहां पे मैंने बहुत सारी मूर्तियां उनकी देखी है, और जिस तरीके से वहां पे उनका राजनीतिक वर्चस्व है वो बड़ा ही देखने वाला है। क्योंकि भाजपा पूरे भारत में कहीं भी जीत सकती है, लेकिन एकमात्र तमिलनाडु ऐसा प्रदेश है जहां पर वो नहीं जीत सकती, क्योंकि उनको पता है कि वो पेरियार का किला है और वो उसको कभी नहीं ढा सकते। तो मैं इसी के साथ बताना चाहता हूं, क्योंकि जो पेरियार के नाम से जो विख्यात ईवी रामास्वामी, जो तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्यों पर असर इतना गहरा है कि कम्युनिस्ट से लेकर दलित आंदोलन विचारधारा, तमिल राष्ट्रभक्त, तर्कवादी और नारीवादियों की जो झुकाव था, उनका सम्मान करते हैं, उनका हवाला देते हैं कि उन्हें मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, जैसा आप सभी देखते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जिस समाज से पेरियार साहब आते थे, मुझे नहीं लगता कि आज यहाँ पे कोई उस समाज से बैठा भी होगा। क्या कोई बैठा है? मुझे लगता है कोई भी नहीं बैठा, क्योंकि आज तक उत्तर भारत में उन्हें लोग समझ ही नहीं पाए कि वो कौन थे और किस प्रकार से वो कार्य करते थे। जिस प्रकार से उनका तमिल और हिंदी के प्रति व्यवहार था, जिस प्रकार से वो तमिल राष्ट्र की जो मांग कर रहे थे, मुझे लगता है कि उत्तर भारत के लोग उन्हें नहीं समझ पाए। पर एक चीज मुझे और लगता है कि बाबा साहब के बाद वो राजनीति के तौर पर उत्तर भारत में काम कर सकते थे, लेकिन शायद वो उस समय ऐसा हुआ जो वो नहीं कर पाए, जिसका हम बड़ा फील करते हैं कि अगर आज वो उत्तर भारत में स्टैब्लिश होते तो आज जो हम आडंबर और पाखंडवाद जो लिप्त है, हम उससे मुक्त होते। क्योंकि आज हम बाबा साहब को भी पढ़ रहे हैं और बहुजन आंदोलन के सभी महापुरुषों को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम आडंबर और धर्म मुक्त नहीं हो पा रहे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो हमारा जो सामाजिक परिदृश्य होना चाहिए, वो सबसे पहले जो हमें आडंबर और धर्म मुक्त होना चाहिए, क्योंकि धर्म, मुझे नहीं लगता कि धर्म से हमारा कोई आज तक राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक फायदा हुआ। इससे हमारा डिमोलाइजेशन हुआ है, और आज तक जो हम झेल पा रहे हैं, इस धर्म की गर्भ में फंस के जो आज हम झेल पा रहे हैं। तो हमारा जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन है, उसका धर्म से मुझे लगता नहीं कोई जुड़ा हुआ है। तो मैं शुरुआत करूंगा कि 1919 में उन्होंने जब अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, जैसे कट्टर गांधीवादी और कांग्रेसी के रूप में, जैसे आपने बहन जी ने बताया कि वो जिसके साथ भी लगते थे वो उनके साथ जैसा विचारधारा के लगते थे, लेकिन जब वो गांधी के साथ रहे तो गांधी के साथ में उनका सबसे बड़ा जुड़ाव था वो शराब विरोधी आंदोलन से था, क्योंकि वो खादी और छुआछूत मिटाने की ओर जो आकर्षित हुए थे, उसमें भी वो समाज को एक लेसन मैसेज देना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी नागमणि और बहन बालाबल को भी राजनीति से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, और उन्होंने महिला जो थी वहां की, उनको ताड़ी आंदोलन के लिए दुकानों के विरोध में सबसे आगे उनको ही किया था। क्योंकि आज हम अगर देखते हैं कि जब हम शराब आंदोलन चलाते हैं, शराब के विरोध में जब हम आंदोलन चलाते हैं, तो सबसे पहले हमें महिलाओं को आगे करना पड़ता है, क्योंकि उसमें हमारा एक बेनिफिट होता है। तो उन्होंने भी वो काम किया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशान होती है इस नशा से, तो हमारी घर की महिलाएं होती है। तो मुझे लगता है कि हम महिलाओं को भी ये भी इनिशिएटिव करना चाहिए कि नशा मुक्त के लिए उनको भी आगे आना चाहिए। और सबसे पहले जैसे आज हमारे भारत में सभी लोगों में अपनी जाति के प्रति जो अभिमान और सम्मान पैदा हो रहा है,
वो पेरियार साहब में बिल्कुल नहीं था। वो नायकर जाति से आते थे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले वो अपना नाम हटाने का जो फैसला लिया वो देखने लायक था, क्योंकि उन्हें लगता था कि किसी व्यक्ति के नाम से ये निर्धारित नहीं होना चाहिए कि उन्होंने घोषणा की। मैं संजय इंगोला साहब का धन्यवाद करता हूँ, वो आए, स्वागत है आपका सर। तो जब उन्होंने घोषणा की कि यदि किसी के पास अगर वैज्ञानिक ज्ञान या स्वाभिमान है, तो अगर उसका अभाव है तो उपलब्धियां प्राप्त करता है, क्योंकि धन संचय करना मेरे हिसाब से तो उस समय वो मानते थे कि बेकार है। लेकिन सबसे पहले द्रविड़ आंदोलन जो चलाया उन्होंने, वो सिर्फ महिलाओं के लिए था। आज हमारे लोग भ्रांतियां फैलाते हैं कि द्रविड़ आंदोलन राजनीतिक था या सामाजिक था, लेकिन सबसे बड़ा जो उनका द्रविड़ आंदोलन चलाने का जो परिप्रेक्ष्य था, वो स्वाभिमान आंदोलन और महिलाओं के प्रति जो भेदभाव था उसको खत्म करने के लिए। जब पेरियार साहब रूस गए, तो सबसे पहले जब उन्होंने वो कम्युनिस्ट जो विचारधारा थी और कम्युनिस्ट आदर्शों के जो प्रभावित हुए, और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के जो घोषणा पत्र, जैसे हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं, वो एकमात्र पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उनका तमिल में अनुवाद किया था, जिसकी वजह से आज पूरे तमिलनाडु में कम्युनिज्म प्रभावित है और स्थापित है। क्योंकि आज उनके किले में कोई भी जो धर्म तंत्र और ये भाजपा वाले कभी भी उनके यहाँ पर अपनी पार्टी का गठन नहीं कर पाए, और ना ही कभी आज तक वो जिता पाए। तो सबसे पहले जो स्त्री की जो बात आती है, जो आज का जो मुद्दा था हमारा, कि स्त्री के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बाल विवाह के उन्मूलन, विधवा महिलाओं की दोबारा शादी के अधिकार। देखो कितनी बड़ी बात है कि विधवा महिलाओं की जो दोबारा शादी के अधिकार है, वो सोशल 1956 में कह रहे थे, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी तक भी नहीं हो पा रहा था, वो कर रहे थे। और पार्टनर चुनने या छोड़ने, जिसे आज तक भी हमारे समाज में मुझे लगता है कि एक स्टिग्मा है कि हम अपने परिवार की सहमति से शादी करते हैं, और पार्टनर को छोड़ने या उसको झेलना, जैसा मैं समझता हूँ कि उसमें घुसे रहते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाते कि छोड़ने या चुनने में तुम्हारा एक पर्सनल अधिकार होना चाहिए। तो शादी को उसमें जो निहित पवित्रता को इतना खास जो देते थे कि जैसे पवित्रता, और उस पर खुल के बात वो करते थे। तो पार्ट उसमें उनमें महिलाओं से जो केवल बच्चा पैदा करने के लिए जो शादी की जगह महिला को शिक्षा को अपनाने के लिए उन्होंने बोला, क्योंकि उन्होंने लगता था कि जो भारत की जो महिलाएं हैं वो सिर्फ बच्चा पैदा करने की वजह से उनका जो कट्टर विरोध हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा पाना भी बहुत जरूरी है। पेरियार का मानना था कि समाज में निहित अंधविश्वास और भेदभाव को वैदिक हिंदू धर्म में जो अपनी जड़ें हैं, वो समाज की जाति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटता है, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर है। इसलिए वो वैदिक धर्म के आदेश और ब्राह्मण वर्चस्व को तोड़ना चाहते हैं। एक कट्टर नास्तिक के रूप में उन्होंने भगवान के अस्तित्व की धारणा को विरोध में प्रचार किया। अब पुरुष के लिए एक महिला उसकी रसोईया हो सकती है, उसके घर की नौकरानी हो सकती है, उसके परिवार या वंश को आगे बढ़ाने का प्रजनन का साधन हो सकती है, और उसके सौंदर्य बोध को संतुष्ट करने के लिए एक सुंदर ढंग